स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 13 का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। Population attributes. In nature, we rarely find isolated single individual of any species. यानी कि जितनी भी हम species देखते हैं उसमें एक से ज़्यादा members होते हैं. कोई भी species ऐसी नहीं है जिसका कोई organism हमें अकेला दिखता हो, ठीक, यानी बहुत variety होती है. Majority of them live in groups in a well-defined geographical area. यानी ज़्यादातर groups में रहते हैं, कोई particular area होता है उनका, वहाँ रहते हैं. शेयर और कम्पीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, एक जैसे रिसोर्सेज के लिए एक जैसे खान पान होता है उनका, उसके लिए कंपटीशन करते हैं. पोटेंशियली इंटरब्रीड करते हैं, आपस में इंटरब्रीड कर लेते हैं एक ही उसमें. एंड दस कंस्टिट्यूट अ पॉपुलेशन, और इससे एक पॉपुलेशन बन जाती है. पॉपुलेशन क्या होता है? सेम इंडिविजुअल जब एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, तो उससे हम पॉपुलेशन बोलते हैं. Although the term inbreeding implies sexual reproduction, a group of individuals resulting from even asexual reproduction is also generally considered a population for the purpose of ecological studies. यानी कि मोस्टली हम जो इनब्रीडिंग टर्म होता है उसे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, पर जो एसेक्सुअली डिवाइडिंग भी होते हैं उनको भी हम पॉपुलेशन मान लेते हैं. जैसे कोई बैक्टीरिया है, उनकी भी अगर एक साथ रह रहे हैं तो उसकी भी पॉपुलेशन मान जाते हैं. All the cormorants in wetland, rats in an abandoned dwelling, teakwood trees in forest tract, bacteria in a culture plate and lotus plant in a pond are some examples of population. यानी बैक्टीरिया है अगर किसी लैब की कल्चर प्लेट में तो हम उसको भी पॉपुलेशन मानेंगे. लोटस प्लांट्स अगर एक साथ हैं तो हम उसको भी पॉपुलेशन मानेंगे. कहीं बहुत सारे रैट्स हैं तो हम उसको भी पॉपुलेशन मानेंगे. यानी सब जो भी है ये सब पॉपुलेशन हो जाएगी, ठीक है, भले वो प्लांट्स हो या ऑर्गेनिज्म छोटे वाले हो या बड़े एनिमल्स हो. इन अर्लियर चैप्टर्स यू हैव लर्न दैट ऑल्दो एन इंडिविजुअल organism is the one that has to cope with changed environment, it is at the population level that natural selection operates to evolve the desired traits. Population ecology is therefore an important area of ecology because it's link ecology to population genetics and evolution. मतलब वैसे हम देखें तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करता है और ज़िंदा रहता है, पर ये जो पूरा नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस हमने पढ़ा था कि जो नेचर होता है वो उसको सिलेक्ट करता है जो सबसे फिट होता है, ये पॉपुलेशन के बेसिस पर काम करता है. अगर ये इंडिविजुअली काम कर रहा होता तो जो डायनासोर्स थे वो पूरे एक साथ ख़त्म नहीं होते, फिर कुछ एक आधा बच जाते जो अच्छे सर्वाइव कर सकते होते, पर क्योंकि ये पॉपुलेशन के बेसिस पे काम करता है इसलिए पूरी पॉपुलेशन या तो एक साथ बचती है या एक साथ ख़त्म हो जाती है. A population has certain attributes that an individual organism does not. An individual may have birth and death, but the population has birth and death rate, ठीक है. एक पॉपुलेशन और एक इंडिविजुअल, पॉपुलेशन तो समझते हैं ग्रुप हो गया, और इंडिविजुअल यानी हम किसी एक अकेले की बात कर रहे हैं. तो एक अकेले के बर्थ हो सकती है यानी कोई पैदा हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, वो मर सकता है, ठीक है. पर पॉपुलेशन में बर्थ रेट होती है, यानी अगर वो देखा है जनगणना वाले आते हैं जब, तो वो लिख के ले जाते हैं घर में कितने लोग हैं, और ऐसा उससे क्या निकलता है कि पर ईयर कितने लोगों ने बर्थ लिया है, पर ईयर कितने लोग मरे हैं. ये डेटा इनको हॉस्पिटल वगैरह से मिल जाता है, ठीक है. तो इनको ये सालाना निकालते हैं ये चीज़ के पूरे ईयर में कितना हुआ है. तो जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन की बर्थ रेट्स होती हैं यानी कितने लोगों ने बर्थ लिया है, और डेथ रेट्स होती हैं. पर जब हम किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उसकी एक ही बार बर्थ होगा और एक ही बार डेथ हो जाएगी, ठीक. इन अ पॉपुलेशन दिस रेट रेफर टू पर कैपिटा बर्थ्स एंड डेथ्स, यानी एक कैपिटा में कितनी बर्थ्स हुई कितनी डेथ हुई, या पर ईयर कितनी बर्थ और कितनी डेथ्स हुई रिस्पेक्टिवली. द रेट्स हैंस आर एक्सप्रेस्ड इन चेंज इन नंबर्स, यानी या तो इंक्रीज़ इन नंबर होगा या डिक्रीज़ इन नंबर होगा. जैसे मान लो इस साल बहुत लोग मरे हैं तो इंक्रीज़ दिखाएंगे वो लोग डेथ में, बर्थ थोड़ा कम रहेगी इस बार क्योंकि बहुत लोग मर गए हैं. विथ रिस्पेक्ट टू मेम्बर्स ऑफ द पॉपुलेशन, here is an example. If in a pond there are 20 lotus plant last year and through reproduction 8 new plants are added, taking the current population to 28, यानी पहले 20 थे फिर 8 और एक्स्ट्रा ऐड हो गए तो 28 हो गई अभी पॉपुलेशन. ऑब्वियसली हम ऐड कर लेंगे उसको कि कितनी हो गई. तो जब ये बर्थ रेट निकालते हैं तो 8/20 ले लेते हैं, यानी जितने न्यू हैं और जितने पुराने थे, फिर उस हिसाब से पर ईयर कितने लोटस हुए ये पता लग जाता है.
If 4 individuals in a laboratory population of 40 fruit fly died during a specific time interval, say a week, the death rate in the population during that period, तो डेथ रेट भी ऐसे ही निकालेंगे, यानी टोटल कितने थे, फिर कितने मर गए, दोनों को डिवाइड कर लेंगे. 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, यानी एक हफ्ते में इतनी फ्रूट फ्लाइज की डेथ हो गई. अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन इज सेक्स रेशो. एक सेक्स रेशो निकलता है पॉपुलेशन में, यानी कि वो हर बार निकलता है कितने फीमेल्स हैं कितने मेल्स पर, कितनी फीमेल चाइल्ड्स हैं कितने मेल चाइल्ड हैं, ये सेक्स रेशो होता है. यानी कोई भी एक पॉपुलेशन है वहाँ पर कितनी संख्या है आदमियों की और कितनी संख्या है महिलाओं की, फीमेल्स पर मेल. एन इंडिविजुअल इज़ आइदर अ मेल और अ फीमेल बट पॉपुलेशन हैज़ अ सेक्स रेशो, यानी 60% ऑफ द पॉपुलेशन हम बोल दे फीमेल है, बची हुई 40% मेल की हो जाएगी, ये ऐसे निकलता है. A population at any given time is composed of individuals of different ages. यानी अगर हम किसी एक इंडिविजुअल की बात करें तो उसकी कुछ एक पर्टिकुलर एज होगी, कितने साल का हो सकता है, 20-21. पर जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो अलग अलग इंडिविजुअल की एजेस अलग अलग होती है. If the age distribution % individuals of given age or age group is plotted for the population, the resulting structure is called an age pyramid. यानी जो नीचे डायग्राम्स दिए हुए हैं ये पिरामिड, ये है एज पिरामिड, यानी हर पॉपुलेशन के हिसाब से हमने बताया है कि कितनी कितनी एज है. फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल. मेल और फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है इसमें इन अ कंबाइंड डायग्राम. एक्सपांडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग, 3 टाइप के ग्राफ्स होते हैं इसमें. पहला वाला होता है कि अगर वो ग्रो कर रही है कि नहीं, सेकंड कि वो स्टेबल है या फिर वो डिक्लाइनिंग है. इसको कैसे देखते हैं, जो नीचे येलो वाला है वो बता रहा है प्री रिप्रोडक्टिव कितने हैं. प्री रिप्रोडक्टिव मतलब जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, जो इस एज में नहीं आए छोटे बच्चे, वो प्री रिप्रोडक्टिव होते हैं. बीच में ब्लू वाले होते हैं रिप्रोडक्टिव, जो टीनेज के एज में आ जाते हैं, जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. फिर एक होते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जो ओल्ड एज में चले जाते हैं. तो जो पहला ग्राफ है उसमें देखो पहले प्री रिप्रोडक्टिव बताया है, फिर रिप्रोडक्टिव बताया है, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव बताया है. ये एक्सपांडिंग पॉपुलेशन है क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्सपांड हो रहा है ऊपर की तरफ. ठीक, बेस में प्री रिप्रोडक्टिव आ गए, फिर रिप्रोडक्टिव, फिर आती है एक स्टेबल पॉपुलेशन जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव ऑलमोस्ट सेम होते हैं और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव हो जाते हैं. ये पॉपुलेशन स्टेबल होती है. फिर एक आती है डिक्लाइनिंग जिसमें रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होते हैं पर प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम होते हैं. ये 3 टाइप के ग्राफ इसमें होते हैं. द साइज ऑफ पॉपुलेशन टेल्स अस अ लॉट अबाउट इट्स स्टेटस इन हैबिटेट. whatever ecological process we wish to investigate in a population, be it outcome of competition with another species, the impact predator or the effect of pesticide application, we always evaluate them in terms of any changes in population size. मान लो कोई population है उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया, या फिर कई जगह पे मान लो कोई फार्म है जहाँ पे क्रॉप्स लगाए हुए हैं, फसल लगी है, उसके ऊपर कीड़े आ गए, वो कीड़ों की पॉपुलेशन है. अब यहाँ से फार्मर ने अगर पूरे के ऊपर पेस्टिसाइड छिड़क दिया तो वो सब मर जाएंगे. तो हम इसको हमेशा चेंज के फॉर्म में देखते हैं कि क्या चेंज हुआ होगा पॉपुलेशन की साइज़ में और कैसे हुआ होगा. द साइज इन नेचर कुड बी एज लो एज लेस देन 10 साइबेरियन क्रेन्स एट भरतपुर वेटलैंड्स इन एन ईयर. यानी ये लेस देन 10 भी हो सकता है, लेस देन 10 क्या, ये 2-3 भी हो सकता है. जैसे जो टाइगर हैं, अभी टाइगर की पॉपुलेशन ख़त्म होने वाली है. ठीक है, वो कहीं कहीं पर ही है. कहाँ है, गुजरात में है वाइट टाइगर, सिर्फ 1 या 2 बचे हैं अब. तो ये भी पॉपुलेशन ही मानेंगे हम, अभी भी इसको पॉपुलेशन मानेंगे. जब 1 बच जाएगा तो वो एक इंडिविजुअल हो जाएगा. ऐसे ही साइबेरियन क्रेन्स जो आते हैं, हमने इसके पहले पढ़ा, माइग्रेट करके जो आते हैं साइबेरिया से या बाकी नॉर्थ इंडिया की जितनी भी जगह वहाँ से. या फिर ये मिलियंस में भी हो सकता है, जैसे कुछ बैक्टीरियाज या क्लामाइडोमोनास. पॉपुलेशन साइज, मोर टेक्निकली पॉपुलेशन डेंसिटी डेजिग्नेटेड एज एन, नीड नॉट नेसेसरीली बी मेजर्ड इन नंबर ओनली. यानी सिर्फ नंबर में मेजर नहीं हो सकती है. ऑल्दो टोटल नंबर इज जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, इट इज़ इन सम केसेस आइदर मीनिंगलेस और डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन. यानी हम इसको ज़्यादातर टाइम तो डिटरमाइन नहीं कर सकते मोस्टली, क्योंकि सबको कैलकुलेट नहीं करा जा सकता है. थोड़े बहुत हो तो एक बार गिन सकते हैं. इन एन एरिया इफ़ देर आर 200 पार्थेनियम प्लांट्स बट ओनली अ सिंगल ह्यूज banyan ट्री with a large canopy, stating that the population density of banyan is low relative
to that of Parthenium amounts to underestimate the enormous role of banyan in that community. मान लो कोई एक banyan का ट्री है जो सिर्फ एक ही है और बहुत सारी घास के पौधे हैं, तो भी डेंसिटी में कौन ज़्यादा होगा? banyan, क्योंकि वो बड़ा भी है, वो भारी भी है। उसके मुकाबले में घास के कितने भी पेड़ हो जाएंगे, पौधे हो जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी होता है, यानी सिर्फ नंबर पे डिपेंडेंट नहीं होती है कि कितने सारे हैं, डेंसिटी भी देखना पड़ती है। इन सच ए केस द परसेंट कवर और बायोमास इज मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ पॉपुलेशन साइज। तो ऐसे में कितना परसेंटेज कवर कर रहा है, कितना बायोमास है, कितना हैवी है वो प्लांट, वो भी देखना पड़ता है पॉपुलेशन साइज में। टोटल नंबर इज अगेन नॉट एन ईजिली अडॉप्टेबल मेजर इफ द पॉपुलेशन इज ह्यूज एंड काउंटिंग इज इम्पॉसिबल और वेरी टाइम कंज्यूमिंग। कुछ बैक्टीरियाज हैं, अब मिलियंस तो बैठ के नहीं गिन सकते हैं, ठीक है, तो ये भी मीनिंगलेस हो जाता है फिर। ये आपने पास टाइम नहीं है इतना कि गिरे पूरे बैक्टीरियाज को बैठ के, तो ये चीज़ हमेशा नंबर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती है। इफ़ यू हैव अ डेंस लेबोरेटरी कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इन अ पेट्री डिश, व्हाट इज़ द बेस्ट मेजर टू रिपोर्ट इट्स डेंसिटी। भाई जैसे बैक्टीरिया है किसी पेट्री डिश में, तो बैक्टीरिया मिलियंस में होते हैं, उनको बैठ के आप एक एक करके नहीं गिन सकते, तो फिर हम इसको नंबर से नहीं, उसको डेंसिटी से नापते हैं। Sometimes for certain ecological investigations there is no need to know the absolute population, यानी हमेशा एब्सोल्यूट की ज़रूरत नहीं होती, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ इतना होगा, अप्रॉक्स लगा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस द नंबर ऑफ फिश caught per trap is good enough measure for its total population density in the lake। यानी जो फ़िश पकड़ने जाते हैं, मान लो उन्होंने एक ट्रैप में कम मछली पकड़ पाई, तो वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस लेक में ज़्यादा मछलियाँ नहीं होंगी, और अगर एक साथ ज़्यादा फंस जाती है उनके जाल में, तो वो समझ जाते हैं कि इसकी पॉपुलेशन अंदर बहुत सारी है, तभी इतनी सारी उनके जाल में फंस गई। वी आर मोस्ट ऑब्लिज्ड टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइजेस डायरेक्टली विदाउट एक्चुअल काउंटिंग देम और सीइंग देम। द टाइगर सेंसस इन अवर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इज ऑफन बेस्ड ऑन पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स, यानी कि हमारे यहाँ पर भी अगर एक्चुअल काउंटिंग नहीं भी कर पाए, बिना उनको देखे भी, तो हमको अप्रॉक्स लगाना ज़रूरी होता है। जैसे जो टाइगर सेंसस होते हैं हर साल, टाइगर सेंसस यानी पॉपुलेशन उनकी देखते हैं हर साल जाकर नेशनल पार्क में या टाइगर रिजर्व्स में देखे जाए, तो वो जनरली बेस्ड होता है कि उनको जब मिट्टी में उनके पैर के निशान मिलते हैं तो वो उसको मेजर कर लेते हैं। अब मान लो कहीं और दूसरा मिला है जिसका साइज़ दूसरा है, तो मतलब ये दूसरे टाइगर का है, तो वो ऐसे करके अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कितने होंगे, क्योंकि ये बहुत सारे तो बचे नहीं हैं, थोड़े बहुत बचे हैं, तो वो इससे अप्रॉक्स बता देते हैं कि कितने हैं। और जहाँ पर एक दो हैं वो तो पता ही है सबको कि सिर्फ एक दो बचे हैं, उनकी केयर करी जा रही है। अब उसके बाद भी अगर वो मर जाते हैं तो उनकी प्रजाति ख़त्म हो जाएगी, वाइट टाइगर की ख़त्म होने वाली है। पॉपुलेशन ग्रोथ, द साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीशीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर, इट कीप्स चेंजिंग इन टाइम डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी, रेडिएशन प्रेशर एंड रिड्यूस वेदर। यानी कि साइज़ किसी भी पॉपुलेशन का कभी भी स्टैटिक नहीं होता, यानी फिक्स नहीं होता है, बढ़ते घटते रहते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, फूड की अवेलेबिलिटी कितनी है, टेम्परेचर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, प्रीडेशन प्रेशर कैसा है, यानी कितने लोग उसका शिकार करने आ रहे हैं। नॉर्मल कोई शिकारी जैसे शेर और हिरण, ये नॉर्मल है, एक दूसरे खाता ही है, शेर उसको खाता है, उसको पता है कि ये करेगा। लेकिन अगर ह्यूमंस भी शिकार करने पहुंच जाते हैं तो फिर वो प्रेशर एकदम से झेल नहीं पाएगा, और अगर इतना शिकार होने लग जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये प्रीडेशन प्रेशर भी एक फैक्टर होता है। In fact, it is these changes in population density that give us some idea of what is happening to the population, whether it is flourishing or declining. तो इससे हमें पता चल जाता है कि पॉपुलेशन फ्लरिश हो रही है, यानी आगे बढ़ रही है, या कम होती जा रही है। Whatever might be the ultimate reason, the density of a population in a given habitat during a given period fluctuate due to changes in 4 basic processes. यानी ये मेनली 4 बेसिक प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन चेंज होती रहती है। इनमें से 2 हैं नेटेलिटी और इमिग्रेशन, जिससे हमेशा पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, और फिर 2 होते हैं मॉर्टिलिटी और एमिग्रेशन, जिससे हमेशा पॉपुलेशन डिक्रीज़ होती है। ये याद रखना है, इस पर क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला होता है नेटेलिटी। नेटेलिटी का मतलब होता है कि एक गिवन पीरियड में कितनी बर्थ्स हुई हैं, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। तो ऑब्वियसली बर्थ होगी तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, इसलिए नेटेलिटी हमेशा पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती है। वहीं दूसरी चीज़ होती है मॉर्टेलिटी, यानी नंबर ऑफ डेथ्स, यानी कितने ऑर्गेनिज्म मर गए, तो जो अगर मर जाएंगे तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो नेटेलिटी यानी नंबर ऑफ बर्थ पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी, और मॉर्टेलिटी यानी डिक्रीज़ करेगी।
फिर होता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेम स्पीशीज़ के, जैसे अगर हम डियर की बात करें या लॉयन की बात करें एक ही स्पीशीज़ में, तो अगर कोई दूसरे जंगल से यहाँ पे रहने आ जाता है और अगर वो भी शेर ही है तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी एक तरीके से देखें तो इमिग्रेशन करके कोई आता है बाहर से अगर यहाँ पर, तो उससे भी पॉपुलेशन बढ़ती है। पर अगर वो एमिग्रेशन करता है, अगर वो इस पॉपुलेशन को छोड़ के कहीं और चला जाता है तो इससे पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो दो टर्म्स होते हैं, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। ठीक, जो आई से स्टार्ट हो रहा है वो पॉजिटिव है, यानी कि वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगा। जो ई से स्टार्ट हो रहा है वो नेगेटिव है, पॉपुलेशन को डिक्रीज़ करेगा। ये दिया हुआ है डायग्राम यहाँ पर कि पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या क्या चीज़ें हैं जो ऐड कर रही हैं, नेटिलिटी यानी नंबर ऑफ बर्ड्स, और इमिग्रेशन यानी कितनी बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं। फिर दो हैं जो नेगेटिव हैं, जो पॉपुलेशन को कम करने का काम करेंगे, मॉर्टेलिटी और एमिग्रेशन। So if n is the population density at time t, then its density at time t+1, ये एक फॉर्मूला है, ये कहीं पर भी काम नहीं आएगा तुमको, अभी तो नहीं आएगा, नीट में फिर भी एक आध क्वेश्चन इसका आ जाता है, बाकी तो कुछ नहीं आएगा। फिर भी एक बार देख लेना कि अगर n को हम पॉपुलेशन डेंसिटी मान रहे हैं टाइम t पर, तो उसकी t+1 पर क्या हो जाएगी डेंसिटी। You can see from the above equation that population density will increase if the number of births plus the number of immigrants is more। तो ऑब्वियसली अगर बर्थ भी ज़्यादा हो रही है और बाहर से लोग भी ज़्यादा आ रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। वहीं अगर डेथ भी ज़्यादा हो रही है और लोग छोड़कर भी जा रहे हैं यहाँ से पॉपुलेशन को, तो फिर पॉपुलेशन कम हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी सबसे इंपॉर्टेंट बर्थ्स और डेथ होती है, कितनी बर्थ और कितनी डेथ। एंड द अदर टू फैक्टर अज्यूमिंग इम्पॉर्टेंस ओनली स्पेशल कंडीशंस। For instance, if new habitat is just being colonized, immigration may contribute more significantly to population growth than birth rate। यानी कि अगर कोई नया हैबिटेट बना है, मान लो कोई कॉलोनी बनी है अभी नई, या बिल्डिंग्स बनी है, वो खाली है, तो वहाँ पर कितने लोग रहने आएंगे, इससे पॉपुलेशन पे फ़र्क पड़ेगा कि बिल्डिंग कितनी भर रही है। तो उस समय पर इमिग्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, बर्थ और डेथ से भी ज़्यादा। फिर होते हैं ग्रोथ मॉडल्स। Does the growth of population with time show any specific and predictable pattern? We have concerned about unbridled human population and problems created by it in our country, and there is therefore natural for us to be curious if different animal population in nature behave the same way or show some restraints on growth. Perhaps we can learn a lesson or two from nature on how to control population growth। यानी कि अगर कुछ पैटर्न होता है पॉपुलेशन बढ़ने का, जैसे हम हमारी कंट्री में देखें तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उससे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वो भी हम देखते हैं कि जॉब्स नहीं रहती हैं, खाने पीने को भी एक टाइम का रहता है लोगों को, फाइनेंशियली तो ख़त्म हो ही जाता है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। एक ही घर में अगर बहुत लोग हैं रहने वाले तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम हम जो फेस कर रहे हैं, क्या नेचर में भी वैसा ही रहता है। तो पहले टाइप की ग्रोथ होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। रिसोर्सेज, फूड एंड स्पेस अवेलेबिलिटी इज़ ऑब्वियसली एसेंशियल फॉर अनइम्पीडेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि किसी भी पॉपुलेशन के लिए फूड और स्पेस दो इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, एक खाने पीने के लिए मिलना और दूसरा रहने के लिए जगह होना। ये दो सबसे मेन होते हैं। खाना नहीं मिलेगा तो भी मर जाएगा इंसान, और रहने के लिए भी अगर प्रॉपर जगह नहीं होगी तो भी डेथ हो ही जाएगी अल्टीमेटली। तो आइडियली व्हेन रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड, ईच स्पीशीज हैज़ इट्स एबिलिटी टू रिलीज फुली इट्स इनेट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर। मान लो कोई हैबिटेट है जहाँ पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड खाना है, देखो जैसे एयर अभी हमारे लिए अनलिमिटेड है, तो एयर के लिए कोई कंपटीशन नहीं होता है, ठीक है, अभी तक तो नहीं होता है क्योंकि एयर अभी तक हमारी साफ़ भी है। पर कई जगह ऐसी है जैसे दिल्ली, वहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, मतलब पॉल्यूशन दिखता है ऐसे, यहाँ पर पूरे में दिखने लग जाता है, एकदम वाइट जम जाता है। तो उनको अब उसके लिए भी कॉम्पिटिशन होने लगे, वहाँ पे ऑक्सीजन मास्क बिकने लगे। तो ये क्या है कि अगर मान लो कुछ चीज़ है, रिसोर्स जो अनलिमिटेड है, तो हर स्पीशीज़ उसका फुली यूज़ कर सकती है। पर कुछ चीज़ है जो अनलिमिटेड नहीं है, यानी एक सिर्फ लिमिटेड है कि आपको पता है इतना ही है, इतने के बाद ख़त्म हो जाएगा। जैसे हम घर में आटा लेके आते हैं, मान लो हम 5 किलो लाए तो हमको पता है कि ये लिमिटेड है, एक टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम उसका उतना ही यूज़ करते हैं जितना हमको ज़रूरी होता है। तो कुछ भी चीज़ अगर अनलिमिटेड है तो हर स्पीशीज़ उसको फुली पोटेंशियल तक यूज़ करेगी। एज डार्विन ऑब्जर्व्ड बाय डेवलपिंग हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, then the population grows in an exponential or geometric fashion।
if in population of size n the birth rate or not the total number birth per capita births are represented as B and death rate again per capita death rate as D, यानी B को हमने बर्थ रेट करा और D को डेथ रेट करा. इंक्रीज और डिक्रीज होती है इन n ड्यूरिंग यूनिट टाइम पीरियड T विल बी, इसका फॉर्मूला बनता है dn/dt इज इक्वल टू Rn. यहाँ पर R इक्वेशन में होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, यानी नेचुरली कितना इंक्रीज पॉपुलेशन में हुआ है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर चूजन फॉर असेसिंग इम्पैक्ट्स ऑफ एनी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि इससे हमें इम्पैक्ट पता चलता है कि बायोलॉजिकली नेचर ने कुछ इम्पैक्ट करा था. नेचर का इम्पैक्ट कैसा होता है, मान लो किसी पॉपुलेशन में अर्थक्वेक आ गया या बाढ़ आ गई तो भी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी. अब वो तो हमारा करा हुआ नहीं है, वो बायोटिक है, नेचर के द्वारा करा गया है. अब कुछ एबायोटिक चीज़ है जिसकी वजह से किसी की डेथ हुई है तो वो हमारी वजह से होता है. टू गिव यू सम आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ आर वैल्यू, ये आर की कुछ वैल्यूज़ हैं जो याद करनी है. नॉर्वे रैट के लिए 0.015, फ्लोर बीटल के लिए 0.12. इन 1981 द आर वैल्यू फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया वॉज 0.0205. अब आर रेट का यूज़ हमको कहीं पर भी नहीं आता है, बस इसमें है तो एक एक लाइन में याद कर लेना. द अबव इक्वेशन डिस्क्राइब्स द एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन. ये याद रखना है कि ये कर्व किस शेप का बनता है, जे शेप का कर्व बनता है जो साइड में दिया हुआ है. द अबव इक्वेशन डिस्क्राइब्स द एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न ऑफ अ पॉपुलेशन रिजल्ट्स इन जे शेप्ड कर्व. एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ है वो जे शेप की होती है जब हम उसको एन के साथ में प्लॉट करते हैं ग्राफ पर. If you are familiar with basic calculus, you can derive the integral form of exponential growth equation as nt is equal to n0 e to the power rt. अगर ये करे हैं तुमने तो क्या होते हैं ये, nt है population density after time t, n0 population density at time 0, r होता है intrinsic rate of natural increase और e जो भी basic algorithm है यानी उसकी वैल्यू डिफाइंड है 2.71. Any species growing exponentially under unlimited resource condition can reach enormous population densities in short time. यानी कि अगर किसी भी स्पीशीज़ को हम अनलिमिटेड रिसोर्सेज देते जाएंगे तो वो पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी. अगर अपने को पता है अपने पास कि बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा खाने को है, बहुत सारा रहने की जगह है, तो हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ती जाएगी. ठीक है, चाइना में देखो उन्होंने पॉपुलेशन पे ब्रेक लगा दिया था बीच में. उन्होंने बता दिया था कि कितने बच्चे कितने घर में होना चाहिए, एक होना चाहिए. क्यों बताया उन्होंने, क्योंकि उनको पता था उनके रिसोर्सेज ख़त्म होने वाले हैं और अगर ऐसी ही पॉपुलेशन बढ़ती गई तो सब खत्म हो जाएगा. तो अगर वहाँ पर भी अनलिमिटेड होता तो फिर उनको रोक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो किसी भी स्पीशीज़ को अगर एक्सपोनेंशियली हम ग्रो करने देंगे अनलिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में बिना रोक लगाए तो वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन बन जाएगी थोड़े ही टाइम में. डार्विन शोड how a slow growing animal like elephant could reach enormous number in absence of checks. The following is an anecdote popularly narrated to demonstrate dramatically how fast a huge population would build up when growing exponentially. Logistic growth पे no population of any species in nature has its disposal unlimited resources to permit exponential growth. यानी कि अब जो रियलिटी है वो ये है कि किसी भी स्पीशीज़ को अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं मिल सकता है, तो ग्रोथ जो है वो एक लिमिटेड उस तक जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, रुकती ही है वो, या बैलेंस बना रहता है नेचर में. ठीक है, धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ करके वो कम ज़्यादा होते रहते हैं. दिस लीड्स टू कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडिविजुअल फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज. अब क्योंकि कुछ चीज़ लिमिटेड हो जाती है तो उसके लिए कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है. कुछ चीज़ कम है और लेने वाले ज़्यादा हैं तो कंपटीशन होगा और कंपटीशन में वही निकलता है जो सबसे ज़्यादा फिट होता है, जो सर्वाइव करता है, जो अडेप्ट करता है, जो बेस्ट होता है. तो इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस. तो जो फिटेस्ट होगा वो सर्वाइव भी करेगा, रिप्रोड्यूस भी करेगा और कंपटीशन में आगे निकल जाएगा. The government of many countries have also realized this fact and introduced various restraints with a view to limit human population growth. बहुत सारी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट को ये चीज़ पता है कि रिसोर्सेज कम है और पॉपुलेशन तेज़ी के साथ में बढ़ रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन खासकर देखें तो उन्होंने इसको रोकने के लिए भी कुछ चीज़ें फिक्स करी हुई हैं. पर नेचर में अगर हम देखें, इन नेचर अ गिवन हैबिटेट हैज़ इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट मैक्सिमम पॉसिबल नंबर. तो नेचर में भी मान लो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं भी अगर, तो भी एक मैक्सिमम नंबर होता है जहाँ तक नेचर उसको झेल सकता है पॉपुलेशन को, ज़्यादा पॉपुलेशन को, बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज़ पॉसिबल. और उसके बाद ग्रोथ पॉसिबल
नहीं होती। जैसे हमारी बॉडी भी एक एज तक ग्रो करती है फिर रुक जाती है, हमारी हाइट एक एज तक ग्रो करती है फिर रुक जाती है। अब ऐसा थोड़ी हम भी अनलिमिटेड ग्रो करते हैं, ऐसा होता तो फिर तो एकदम ऊपर पहुंच जाते, सब लोग ही पहुंच जाते। पर क्योंकि लिमिटेड है, बॉडी के सेल लिमिटेड है, उनकी भी एज लिमिटेड है, तो सब चीज़ें इस तरीके से नेचर में भी लिमिटेड होती है। तो इस लिमिट को हम नेचर की कैरिंग कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। फॉर दैट स्पीशीज़ इन दैट हैबिटेट, अ पॉपुलेशन ग्रोथ इन हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज शो इनिशियली अ लैग फेज। पहले एक लैग फेज होता है जो धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती है, फिर एक एक्सेलरेशन फेज होता है जिसमें पॉपुलेशन का कर्व ऊपर पहुंच जाता है, फिर उसकी कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है, यानी मैक्सिमम कितना वो ग्रोथ को सह सकता है। अ प्लॉट ऑफ एन इन रिलेशन टू टाइम टी रिजल्ट्स इन अ सिग्मॉइड कर्व, वहाँ पर जे शेप का बनता है, यहाँ पर एस शेप का सिग्मॉइड कर्व बनता है। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन इन ग्रोथ इज कॉल्ड वर्ल्ड पर लॉजिस्टिक ग्रोथ। और इसको इक्वेशन बताइए, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन और ब्रैकेट में के माइनस एन अपॉन के। एन पॉपुलेशन डेंसिटी होती है टाइम टी पर, इंट्रिंसिक रेट होता है आर और के होता है कैरिंग कैपेसिटी। सिंस रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट एंड बिकम लिमिटिंग सूनर और लेटर, द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसिडर अ मोर रियलिस्टिक वन। यानी कि इसको ज़्यादा रियल मानते हैं क्योंकि हमको पता है रिसोर्सेज लिमिटेड है और आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि पानी जो है वो भी लिमिटेड है, कुछ जगह ऐसी जहाँ पे पानी ख़त्म हो गया है पूरी तरीके से, अब धीरे धीरे हमारे यहाँ का भी हो जाएगा। तो पानी भी लिमिटेड है, तो वैसे सारे फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं। तो इसलिए इस वाले ग्रोथ मॉडल को ज़्यादा हम रियल मानते हैं, वो वाला थोड़ा एक्सपोनेंशियल जो है उसको हम उतना रियलिस्टिक नहीं मानते, इसको मानते हैं। जो गवर्नमेंट होता है उनका भी सेंसस का डेटा बनता है, तो 100 ईयर का भी अगर हम देखेंगे, जो भी इनको ऑफिस रहता है सेंसस वालों का, वहाँ पर पूरा रिकॉर्ड मिल जाता है कि आज से 100 साल पहले भी कितनी पॉपुलेशन थी, तब से अब तक कितनी पॉपुलेशन है। ये डेटा हर साल का चेंज होता रहता है और उनके फाइल्स में लगता रहता है।